Hello friends, welcome back to our channel. In this video, we will learn some important pre-independent education commission of India. So आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं भारत में स्वतंत्रता से पहले एजुकेशन का स्तर था वो कैसा था। हम स्वतंत्रता से पहले 3 पीरियड होते हैं। एक है आपका एंशियंट पीरियड, दूसरा है आपका मिडिवल पीरियड यानी मुगल काल एंड थर्ड है आपका ब्रिटिश एरा। यहाँ पे जो एंशियंट टाइम पीरियड है वहाँ पे आपके गुरुकुल आश्रमों में शिक्षा दी जाती थी। एंड सेकंड है आपका जो मुगल पीरियड था, इस्लामिक एरा था, वहाँ पे आपके मदरसा है, जो मकतब है वहाँ पे आपकी एजुकेशन दी जाती थी। मुस्लिम टाइम पीरियड में, इस्लामिक टाइम पीरियड में एंड ब्रिटिश काल भारत में स्टार्ट होता है 1757 से। और यहाँ पे जो ब्रिटिश थी उन्होंने पूरी तरह से इंडिया की जो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पावर है उसको पूरी तरह कैप्चर कर लिया था। 1757 से 1813 का जो टाइम पीरियड है उसके बारे में हम इस वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहले ब्रिटिश काल में जो एजुकेशन था उसे कहते हैं आप, सबसे पहला एक्ट था उसको लेकर वो था आपका चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट भारत ब्रिटिशों की तरफ से पहला ऐसा फर्स्ट ऑफिशियल स्टेप था जो कि भारत में एजुकेशन को सपोर्ट करना है। ओके, तो चार्टर एक्ट कब आता है आपका 1813 में, 1813 में चार्टर एक्ट भारत में आता है। यहाँ पे जो कंपनी टू स्पेंड 1 लाख, यहाँ पे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने भारत में एजुकेशन पे को सपोर्ट करने के लिए 1 लाख रुपया दिया था। इससे पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका फोकस मेनली ट्रेड पे रहता था, यानी व्यापार एंड एडमिनिस्ट्रेशन पे रहता था, किस तरह से शासन करना है और किस तरह से ट्रेड करना है, इसी पे उनका फोकस था। फिर उनका उद्देश्य था चार्टर एक्ट के थ्रू कि भारत में हमें क्या करना है, वेस्टर्न एजुकेशन को स्प्रेड करना है, क्रिश्चियन वैल्यू को बढ़ानी है। तो क्रिश्चियन मिशनरीज का आगमन होता है भारत में और इस तरह से वो भारत में अपनी एजुकेशन यानी वेस्टर्न एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए चार्टर एक्ट लेके आते हैं। यहाँ पे मुख्य उद्देश्य उनका यही था कि हमें ऐसे भारतीय तैयार करने हैं जो रंग और रूप से तो भारतीय हो, लेकिन उनका जो कार्य करने का रंग ढंग सब कुछ कार्य करने का जो ढंग हो, किस तरह से कार्य करे, पूरी तरह क्या हो, ब्रिटिश अंग्रेजों की तरह। उन्होंने पहली बार यहाँ पे शिक्षा पे खर्च करने के लिए आपके कितने 1 लाख रुपीस खर्च किए थे। यहाँ पे बहुत सारे डिबेट भी होती है, जैसे ओरिएंटलिस्ट एंड एंग्लिसिस्ट। ओरिएंटलिस्ट का मतलब होता है कि प्रमोट इंडियन एजुकेशन एंड लिटरेचर, एंड इंग्लिसिस्ट का मतलब होता है कि आपको प्रमोट करनी है इंग्लिश एजुकेशन को। तो यहाँ पे डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी आपने सुनी होगी कि निस्पंदन का जो सिद्धांत था तो वो भी आपका ब्रिटिश टाइम पीरियड में आया था, यानी चार्टर एक्ट में आया था। यहाँ पे इनका उद्देश्य यही था कि जो एजुकेशन है वो केवल हाई जो सोसाइटी का हाई क्लास है उनको ही प्रोवाइड की जाए। तो छन छन की मतलब निष्पंदन में मतलब डाउनवर्ड, फिर नीचे की जो लोअर क्लास है वहाँ पे एजुकेशन अपना पहुँच पाएगी। ओके, तो चार्टर एक्ट ब्रीफ में यही है कि यहाँ पे ब्रिटिश की तरफ से फर्स्ट ऑफिशियल एक्ट था जिसके द्वारा उन्होंने भारत में एजुकेशन की तरफ रिफॉर्म करना शुरू किया। 1 लाख रुपीस खर्च किए थे उन्होंने एजुकेशन पे। एंड यहाँ पे काफी डिबेट चली ओरिएंटलिस्ट एंड इंग्लिसिस्ट पे। ओरिएंटलिस्ट का मतलब होता है कि प्रमोट इंडियन लैंग्वेज एंड लिटरेचर, एंड इंग्लिसिस्ट का मतलब होता है कि प्रमोट इंग्लिश लैंग्वेज यानी ब्रिटिश एजुकेशन, वेस्टर्न एजुकेशन, क्रिश्चियन एजुकेशन। ओके, फिर आता है आपका मैकॉले मिनट। मैकॉले मिनट आता है आपका 1835 में। मैकॉले मिनट कब आता है, 1835 में। लॉर्ड मैकॉले सपोर्ट इंग्लिश एजुकेशन। यहाँ पे जो लॉर्ड मैकॉले थे उन्होंने इंग्लिश एजुकेशन को सपोर्ट करने के लिए भारत में क्या लाया था, मैकॉले मिनट। ओके, मैकॉले मिनट का उद्देश्य यही था कि क्रिएट अ क्लास ऑफ पर्सन इंडियन इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इज टेस्ट। जो मैंने अभी बताया कि उनका उद्देश्य था कि रंग और जो ब्लड है उससे तो वो भारतीय हो, लेकिन अपना टेस्ट सब कुछ वो क्या हो, इंग्लिश यानी अंग्रेज हो। तो
अ क्लास ऑफ पर्सन इंडियन इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इज टेस्ट। उनका उद्देश्य यही था कि जो व्यक्ति है उसमें खून और रंग तो उसका भारतीय हो, लेकिन वो सब कुछ अंग्रेज हो, पूरी तरह से बाहर से अंग्रेज हो, और इसे कहते हैं मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। इंग्लिश बिकेम द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बनी थी यहाँ पे कब? 1835 में। ओके, मैकॉले मिनट ने जो स्कूलों में शिक्षा का माध्यम था वो पूरी तरह क्या था? अंग्रेजी। ओके, इंग्लिश इज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। ओके, फोकस ऑन लिटरेचर ओवर साइंस, अर्बन ओवर रूरल एजुकेशन। यहाँ पे जो बल दिया जाता था वो आपके साइंस और अर्बन एजुकेशन, जो रूरल एजुकेशन था उन पे नहीं दिया जाता था, ओनली साइंस और वेस्टर्न एजुकेशन पे और इंग्लिश एजुकेशन पे यहाँ पे काफी जोर दिया गया था। 1835 में लॉर्ड मैकॉले मिनट आया है 1835 में। फिर आता है आपका चार्ल्स वुड डिस्पैच। वुड डिस्पैच कब आता है आपका? 1854 में, 1854 में। सो वुड डिस्पैच ऑल्सो नोन एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। ये भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहलाता है आपका वुड डिस्पैच, जिसके चेयरपर्सन थे आपके सर चार्ल्स वुड, इनके चेयरपर्सन थे। इसकी रिकमेंडेशन थी कि डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन होना चाहिए भारत में, एंड यहाँ पे जो वुड की रिकमेंडेशन थी, चार्ल्स वुड की, वुड डिस्पैच की, उसके आधार पे भारत में 1857 में आपकी 3 यूनिवर्सिटी बनती है। सो फर्स्ट इज बॉम्बे यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे एंड यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता एंड यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास। ओके, तो 3 कौन सी यूनिवर्सिटी थी? तो आपकी सबसे पहले 1857 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी बनी, फिर बॉम्बे यूनिवर्सिटी, मद्रास यूनिवर्सिटी बनी। यहाँ पे टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन को भी सेटअप किया गया था वुड डिस्पैच की रिकमेंडेशन के आधार पे। वुमेन एजुकेशन को उन्होंने काफी सपोर्ट किया था चार्ल्स वुड ने। फिर ग्रांट एंड एड की व्यवस्था की थी एजुकेशन के लिए। तो एजुकेट इंडियन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड क्लैरिकल वर्क, तो यहाँ पे उन्होंने इंडियन को एजुकेशन देने के लिए क्लैरिकल जो वर्क है उनमें प्रमोट करने के लिए काफी वो किया था। तो चार्ल्स वुड क्या कहलाता है? सबसे पहले वुड डिस्पैच मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया प्रिपेयर्ड बाय चार्ल्स वुड इन 1854। यूनिवर्सिटी एट कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास जो स्थापित हुई थी वो चार्ल्स वुड की रिकमेंडेशन से हुई थी। टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन टू बी सेटअप ऑफ दिस कमीशन एंड वुमेन एजुकेशन ऑफ वुमेन पे उन्होंने एम्फेसाइज किया था, काफी जोर दिया था, एंड ग्रांट इन एड ऑल्सो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था आपके एजुकेशन के लिए। तो ये था आपका चार्ल्स वुड डिस्पैच, जिसे कहते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। ओके, नेक्स्ट आता है आपका हंटर कमीशन। हंटर कमीशन, जिसको इंडियन एजुकेशन कमीशन भी कहते हैं, आपका हंटर कमीशन को ये आता है 1882-83 में, और सर विलियम हंटर वॉज द चेयरपर्सन ऑफ दिस कमीशन। एंड यहाँ पे जो वॉइस राय थे वो कौन थे? लॉर्ड रिपन अपॉइंटेड, लॉर्ड रिपन को अपॉइंट किया गया था, यहाँ पे वो वॉइस राय थे। एंड हंटर कमीशन ने जो फोकस किया था वो किस पे किया था? प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन, यानी प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पे आपके हंटर कमीशन ने काफी फोकस किया था। और हंटर कमीशन ऑल्सो एम्फेसिस ऑन द मोरल एंड वोकेशनल एजुकेशन। मोरल यानी नैतिक शिक्षा और वोकेशनल यानी व्यावसायिक शिक्षा पे भी हंटर कमीशन ने अपना वो बल दिया था, फोकस किया था। लोकल बॉडीज टू मैनेज प्राइमरी एजुकेशन, जो आपकी लोकल बॉडीज है वो किस तरह से एजुकेशन को मैनेज कर सकती है, उन्होंने इस पे जोर दिया था। फिर है फीमेल एजुकेशन को किस तरह से हमें स्ट्रेंथन करना है, फीमेल एजुकेशन को, फीमेल लिटरेसी को किस तरह से बढ़ावा देना है, वो भी हंटर कमीशन की रिकमेंडेशन थी। तो चेयरमैन वॉज द सर विलियम हंटर एंड वॉइसरॉय एट दैट टाइम अपॉइंटेड किसके कारण? लॉर्ड रिपन। ओके, वी विल मूव अहेड। इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन। इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन आपका आता है कब? 1902 में आपका इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन आता है, अपॉइंटेड बाय लॉर्ड कर्जन।
लॉर्ड कर्जन ने इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन यानी भारतीय विश्वविद्यालय आयोग को अपॉइंट किया था एंड रिफॉर्म हायर एजुकेशन। इसका उद्देश्य था कि हमें हायर एजुकेशन में रिफॉर्म करना है। और इसके बाद इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट आता है, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 में आपका आता है। कब? किसके बाद? इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन 1902 के बाद आता है इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट। ओके, तो गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर यूनिवर्सिटी इंक्रीज। यहाँ पे किस तरह से जो इंडियन गवर्नमेंट, इंडिया के जो लोग हैं वो उन्होंने गवर्नमेंट किस तरह से कंट्रोल कर सकती है यूनिवर्सिटी में, उनकी पावर को इंक्रीज किया था। नेक्स्ट कमीशन इज योर सेटलर कमीशन। सेटलर कमीशन ऑल्सो नॉन एज कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन। तो सेटलर कमीशन को कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन के नाम से भी जानते हैं। और ये आता है आपका 1917 से 1919 में। और इनका उद्देश्य था कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी की स्कूल और इंटरमीडिएट कॉलेज बिटवीन स्कूल एंड यूनिवर्सिटी वोकेशनल एंड टीचर एजुकेशन को इम्प्रूव करना एंड वुमेन एजुकेशन एंड रिसर्च पे काफी इम्फेसिस करना, उन पे जोर देना कलकत्ता यूनिवर्सिटी एजुकेशन का उद्देश्य था। तो माइकल सेटलर वाज द चेयरपर्सन ऑफ दिस कमीशन। तो इससे पहले इसके कौन थे? थॉमस रीले थे एंड अपॉइंट कौन से थे? लॉर्ड कर्जन। ओके, सेटलर थे यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट आता है आपका क्या? हार्टोग कमेटी। हार्टोग कमेटी आती है 1929 में। सर फिलिप हार्टोग इसके चेयरपर्सन थे। फिर आती है वर्धा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन। वर्धा स्कीम के बारे में आपने सुना ही होगा। यहाँ पे जो महात्मा गांधी ने काफी बल दिया था आपके एजुकेशन पे कि किस तरह से हमें नई तालीम, बुनियादी शिक्षा पे उन्होंने बल दिया था। जाकिर हुसैन इसके अध्यक्ष थे। 1937 में आई थी, उसको कहते हैं बेसिक एजुकेशन या नई तालीम, बुनियादी ढांचा। जो हमारी जितने भी आपके जो हथकरघा उद्योग है, जो कॉटेज जो भी इंडस्ट्री है, मतलब हथकरघा उद्योग, कताई बुनाई और चाइल्ड सेंटर एजुकेशन, इन पे महात्मा गांधी ने काफी बल दिया था। और उन्होंने 3H का कॉन्सेप्ट भी यही दिया था कि बच्चे के हेड को डेवलप करना है। ओके, जिसपे आपकी ब्लूम टैक्सोनॉमी भी बेस्ड है। ओके, नेक्स्ट इज सार्जेंट प्लान। सार्जेंट प्लान आता है आपका जॉन सार्जेंट की अध्यक्षता में। कब? 1944 में। तो ये थे आपके एजुकेशन से रिलेटेड कुछ कमीशन। सबसे पहले आपका 1813 में आपका क्या आता था? चार्टर एक्ट, जिससे भारत में ब्रिटिश की तरफ से पहला स्टेप था एजुकेशन की ओर। 1 लाख रुपीज दिए गए थे। ओनली साइंटिफिक एजुकेशन देना था, लेकिन ये 1 लाख रुपीज भी अच्छी तरह से खर्च नहीं किए गए थे। ओके, तो यहाँ फिर आता है आपका चार्ल्स वुड डिस्पैच। मैकॉले मिनट आता है 1835 में। फिर आता है आपका चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 में। फिर आता है इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन, जिसे आप हंटर आयोग भी कहते हैं। फिर आता है इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन 1902 में। फिर इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट आता है आपका कब? 1904 में। थॉमस रीले एंड यहाँ पे लॉर्ड कर्जन की अध्यक्षता में अपॉइंट किया गया था। ओके, फिर है कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन 1917, सेटलर आयोग भी कहते हैं इसे। फिर है हार्टोग कमेटी 1929 में आती है। फिर है वर्धा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन 1937। डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज द चेयरमैन ऑफ वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन। महात्मा गांधी ने यहीं पे अपने आइडियाज भी दिए थे बेसिक एजुकेशन को लेके। गिवन महात्मा गांधी तो ने यहाँ पे 3H का कॉन्सेप्ट दिया था कि बच्चे के हेड, हैंड एंड हार्ट को किस तरह से डेवलप करना है, जो कि बाद में जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है उसी पे बेस्ड है। ओके, सार्जेंट प्लान 1944 में आया था जॉन सार्जेंट की अध्यक्षता में। तो ये थे आपके रिलेटेड कुछ कमीशन। सो फर्स्ट क्या था आपका एजुकेशन से रिलेटेड 1813 एंड 1835 मैकॉले मिनट। फिर है चार्ल्स वुड डिस्पैच, मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया एंड एम्फेसिस यूनिवर्सिटी एजुकेशन, टीचर एजुकेशन एंड वुमेन एजुकेशन। नेक्स्ट इज इंडियन यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट इज यूवर हंटर कमीशन। ओके, नेक्स्ट हंटर कमीशन आता है
1882 में हंटर कमीशन आता है 1882 में, फिर इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन आता है 1902 में, फिर सेटलर कमीशन 1917 में आपका, फिर आता है हार्टोग कमेटी 1929 में, फिर आता है आपका वर्धा एंड बेसिक एजुकेशन, महात्मा गांधी ने बेसिक एजुकेशन, सेल्फ सपोर्टिंग एंड क्राफ्ट सेंटर एजुकेशन का आइडिया दिया था, एंड सार्जेंट प्लान जो कि 1944 में आया था। ओके, तो ये था आपका एजुकेशन से रिलेटेड किस तरह से भारत में एजुकेशन का डेवलपमेंट हुआ था। यहाँ पे एक और चीज है कि हंटर कमीशन, ये इसका ओवरव्यू है। प्री इंडिपेंडेंट का फर्स्ट कमीशन था आपका हंटर कमीशन। ओके, उसके बाद आता है अन्य कमीशन। फिर रिफॉर्म ऑफ यूनिवर्सिटी कब हुई थी? 1902 में, जब इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट आया था चार्ल्स 1902 में कमीशन आया था, लॉर्ड कर्जन यहाँ पे थे। ओके, 1904 में आपका इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट आता है। ओके, नेक्स्ट इंडियन यूनिवर्सिटी। फिर आता है आपका 1948 आजादी के बाद पहला एजुकेशन कमीशन था राधा कृष्णन एजुकेशन कमीशन था आपका एम्स ऑफ यूनिवर्सिटी, यानी यहाँ पे यूजीसी का क्रिएशन भी हुआ था। ओके, फिर आता है मुदालियार आयोग 1952 में, फिर कोठारी आयोग 1964 से 1966, एंड फिर आता है आपका फर्स्ट एनईपी 1968 एंड सेकेंड एनईपी 1986, एंड फिर आती है आपकी प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992, एंड फिर आती है एनईपी 2020 34 साल बाद। ओके, तो ये इसका ओवरव्यू था आगे ऊपर से। इसके बीच तो बहुत सारे कमीशन भारत में एजुकेशन से रिलेटेड आए, जैसे कोठारी कमीशन ने अपने बहुत सारी रिकमेंडेशन दी थी एजुकेशन के सारे सेक्टर पे आके, जैसे प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, हायर एजुकेशन हो गया, टीचर एजुकेशन हो गया, इसके अलावा एडल्ट एजुकेशन हो गया, फिर वोकेशनल एजुकेशन हो गया। इन पे अपनी सिफारिशें दी थी सबसे ज्यादा। ओके, तो ये था आपका एजुकेशन का डेवलपमेंट भारत में किस तरह से हुआ था। तो हमने पढ़ा कि प्री एजुकेशन कमीशन एंड कुछ आपके पोस्ट इंडिपेंडेंट एजुकेशन के बारे में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।